हेलो बच्चों, आईआईटी जीएमएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे और उन सभी डीपीपीज को अच्छे ढंग से सॉल्व कर रहे होंगे और सॉल्व करते वक्त इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो डीपीपीज हैं, एक्चुअली इस डीपीपीज का हमने जो नाम दिया हुआ रैंकर प्रैक्टिस सीरीज। एक्चुअली क्या है कि ये रैंकर प्रैक्टिस सीरीज मतलब जो बच्चे रैंक सिक्योर करते हैं ना, वो इस तरह की क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तभी वो रैंक से अच्छी रैंक को सिक्योर कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं, ये रैंकर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये आपको आईआईटी के अंदर अंडर थाउजेंड्स के अंदर लाने वाली अंडर थाउजेंड्स रैंक लाने वाली प्रॉब्लम्स हैं। अंडर 500 भी ला सकते हैं, अंडर 100 भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन सभी प्रॉब्लम्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1000 से बाहर तो नहीं जा सकते बिल्कुल भी। आपकी रैंक हमेशा 1000 के अंदर ही रहेगी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से सिक्योर कर पाते हो, कितना अच्छे से चीज़ों को समझते हैं ना। ठीक है, ऐसे कंफर्म तो किसी बात को कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, जैसे मैंने ये बोला है अभी। ठीक है, वो डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत पर हमेशा। बट हाँ, सभी क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स पर करके जाओगे तो नो डाउट आपको एक बूस्ट मिलेगा। बहुत अच्छा ना। ठीक है बच्चे, तो आज आज अपना जो टास्क क्या है, डे 7 का अपना टास्क है डीपीपी नंबर 7 सॉल्व करना ना। तो इस डीपीपी को समझ लेते हैं। इस डीपीपी में 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम रखा है हमने। उसके बाद में 2 हमारे पास मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में 2 पैराग्राफ है और देन 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी है। उसका इसका आंसर की दे रखा है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कलर वगैरह ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है कि एक इंटीग्रेशन I1 आपके पास ये दे रखा है, एक इंटीग्रेशन I2 आपके पास ये दे रखा है। I1 अपॉन I2 हमारे पास में ये आ रहा है। ठीक है, ए नेचुरल नंबर है। जो जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लिया हमने। वैल्यू ऑफ एज, ए का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, क्या आंसर आएगा। अब आप सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे। I1 अपॉन I2, कुछ लॉजिक क्या हो सकते हैं। मैं I1 को पहले सेपरेटली सॉल्व कर लूँ, I2 को सेपरेटली सॉल्व कर लूँ और डिवीजन लगा करके ऐसे कर ले। क्या आप देखो, इंटीग्रेशन में आपको पता होता है कि भाई इंडेफिनेट में, जैसे आपको इंडेफिनेट डेफिनेट में इंटीग्रेशन में कई बार क्या होता है, डायरेक्टली सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट में हम थोड़ा हाथ पांव तो मार सकते हैं। क्या हाथ पांव मार सकते हैं कि x की जगह मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दे और उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगा दे। तो यहाँ पर क्या स्क्वायरिंग हट जाएगा और ये आगे इंटीग्रेट हो जाएगा वॉलिस फॉर्मूला से। बट क्या, जब x की, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना हुआ तो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा जैसे अब यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ नीचे वाला टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब इस तरह से तो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा। तो फिर दूसरा लॉजिक क्या लगा दें। अच्छा, एक और लॉजिक क्या हो सकता है कि कई बार जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि एक इंटीग्रेशन I1 दूसरे टर्म्स ऑफ I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, I1 I2 में कन्वर्ट हो गया, I1 I2 में एक सिर्फ लीनियर रिलेशन आ जाता है, वहां से आप I1 अपॉन I2 निकाल सकते हैं। हाँ, एक लॉजिक ये भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, I1 I2 कन्वर्जन देखते हैं ना। I1 में कुछ कम टर्म्स है, इसमें ज्यादा टर्म्स है, तो एक काम करते हैं I2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो I2 से हमने शुरुआत किया। यहां तक तो था हमारा क्वेश्चन को थीम समझना कि कैसे वर्क करना चाहिए। x पावर 7/2 तो हमने यहाँ लिखा 1 माइनस ऑफ x पावर 9/2, यहाँ से आ गया dx अपॉन में कितना लिखा हुआ x प्लस 5 पावर में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे समझ में आई ना। अब आगे क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं यहाँ अपॉन में से कोई टर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो मुझे अपॉन की टर्म को गायब कराना है। गायब कराना है तो अब क्या करना चाहिए, जैसे कुछ टर्म इसके साथ देंगे तो मान लो टी वगैरह जब मानोगे, मान लो इसको ये टर्म दे दिया है ना, कुछ इसके साथ कंबाइन करा दिया, इस ब्रैकेट को इसके साथ कंबाइन करा दिया, कुछ टर्म बाहर निकाल दिया हमने ना, सपोज करो, ऐसे समझो बात को। क्या होगा, जब उसको टी मानेंगे तो इस वाले पार्ट का होल स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, मुझे इस तरह का चाहिए ना, अपॉन वाले पार्ट को फोकस करना, उसी को हटाना है। तो फिर मैंने क्या किया, यहीं पर ही फोकस किया, अच्छे से फोकस किया। कैसे किया, अच्छे से फोकस किया। x पावर 7/2 1 माइनस ऑफ x पावर 9/2, यहाँ लिखा dx। अब समझो बात को, तो मैंने क्या किया, जब अपना इसको t मान रहे होंगे तो एक स्क्वायर का टर्म आएगा ना, वो आप समझ जाओगे। x प्लस 5 का होल स्क्वायर आया। अब मैंने क्या किया, x प्लस 5, ठीक है, 9/2 इसके साथ दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया। अच्छा, अब देखो 9/2 यहाँ चला गया, इतना आ गया, तो कितना बचा, 10 माइनस ऑफ 9/2 प्लस का 2 यहाँ से आया। तो 10 माइनस ऑफ ये कितना बनेगा, 4 और 13/2। वाह, ये तो 7/2 लिखा हुआ है। 20 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2। तो मतलब ये कितना आ गया, x प्लस 5 पावर में आ जाएगा 7/2।
यहाँ तक की बात समझ में आई? बिल्कुल एकदम बहुत सही से समझ में आई सर। अब समझो आप आगे की बातें। और क्या रहेगा, 0 to 1 तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x अपॉन एक्स प्लस 5 पावर में लिख दिया 7/2। यहाँ लिखा 1 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 5 पावर में कितना आ जाएगा 9/2। यहाँ तक आ गया। अपॉन में यहाँ कितना है, dx अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। अरे गुरुजी ये तो बहुत ही सही हो गया काम। क्या सही हो गया बच्चों? अब समझो आप बात को, ये सबको हटा देते हैं ना। अब समझो बात को, बहुत ही ध्यान से समझना ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या किया, लेट किसी एक को टी मानते हैं, किसी को भी मानो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, छोटे वाले को टी मान लिया हमने, इसको टी माना। अब डिफरेंशिएशन आपने लगाया, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर तो यहाँ लिखा हमने, दिस इज x प्लस 5, ठीक है ना। x को डिफरेंशिएशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ x को मैंने यहाँ रखा, x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ dx आ गया और यहाँ dt आ जाएगा, ठीक है। x x कैंसिल हो जाएगा, तो 5 dx अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इक्वल्स टू dt आया। मतलब ये पूरा पोर्शन की अगर आप बात करें भैया, ये dt अपॉन 5 में कन्वर्ट हुआ ना, गजब, सही बात है। अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट की जगह तो रखा t पावर 7/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो क्या x आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो x बराबर हमने लिखा xt प्लस का 5t, x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x को उधर लेके आए, 1 माइनस टी बराबर 5t, और x बराबर हमने लिखा 5t अपॉन 1 माइनस ऑफ t लिखा, x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक आया, तो एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, निकाला है तो पुट करते हैं ना, तो फिर निकाल ही क्यों रहे थे सब। x का वैल्यू इन टर्म पूरा ओवरऑल t में कन्वर्ट करना है हमें ना, 5t अपॉन में 1 माइनस टी और प्लस का 5 और पावर में कितना है 9/2 आया। dx की जगह में कितना लिखूंगा, dt अपॉन 5 लिखेंगे। यहाँ तक की बात तो एकदम सही साट रही है ना। अब क्या करना चाहिए, लिमिट की बात करते हैं ना। x बराबर अगर आपने 0 रखा तो t बराबर कितना आया, 0 आया। x बराबर अगर 1 रखा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, लिमिट ही आ गया, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। 0 to 1/6 ऐसे लिमिट रहा, t पावर में आया 7/2, ठीक है। नाउ यहां से समझते हैं, तो 1 माइनस टी माइनस 5t तो कितना आ गया, 1 माइनस ऑफ 6t अपॉन में ये टर्म आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5t यहाँ से बनेगा, 5 माइनस 5t बना, ये तो कैंसिल हो गया, 5 आ गया अपॉन में, पावर में कितना आ जाएगा 9/2 आया, और dt अपॉन 5, ठीक है, ये आ गया। अब देखें अपने, ये I2 चल रहा है हमारे पास है ना, ठीक है। अब आप बात को समझो, I2 हमारे पास ये आ रहा है ना, I1 को अगर देखें तो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, x पावर 7/2 t पावर 7/2 1 माइनस 6 पावर 9/2 ना, बस यहाँ पे 6 का टर्म एडिशनल आ रहा है अपने उस वाले पॉइंट पे ना, ठीक है। तो कांस्टेंट है, कोई समस्या नहीं है इससे तो हमें। अब क्या करना चाहिए भाई, काम क्या करना चाहिए कि अब भाई हमें यहाँ तक तो आ रहा है, पर लिमिट में अंतर आ गया, 0 to 1 आ रहा है, यहाँ लिमिट इतना आ रहा है और ये टर्म एडिशनल आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस 6 को हटा दूं मैं, कैसे? अब देखो आपको मैं 2 बातें सिखाऊंगा, ठीक है, 2 बातें, इन दोनों बातों को आप बहुत अच्छे से याद रखना, डिब्बे के अंदर सिखाएंगे ये सब बातें, खजाना वाला डिब्बा है, खजाने का डिब्बा है ना, ठीक है। पहला खजाना a2b fx dx, ठीक है। अगर मान लो कभी भी अगर आपको लिमिट में कुछ जोड़ना पड़े, मान लो कि लिमिट में अगर जोड़ना पड़ा तो आपने क्या किया, c जोड़ा, तो x को मैं किससे रिप्लेस कराऊंगा, x माइनस सी से, तो हर जगह कराओगे। अच्छा इस वाले पार्ट को तो सिंप्लीफाई होकर के ये तो dx ही बन जाएगा, ठीक है, पहला खजाना। दूसरा खजाना अगर a2b fx dx, खजाना मतलब प्रॉपर्टीज ना, ऐसा बोलना शायद बच्चे जल्दी समझ जाते हैं ना, ठीक है, fx dx। अब मान लो कई बार आपको लिमिट में अगर मल्टीप्लाई करना पड़े c से, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ac इंटू बी सी, मतलब c से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो जब मल्टीप्लाई लिमिट में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x को हम किससे रिप्लेस कराएंगे, एक्स वाई सी से, तो हर जगह कराओगे, ठीक है। इसको जब आगे सिंप्लीफाई कराओगे तो भैया ये dx अपॉन सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक की बात तो हमें क्लियर हुई, समझ गए पॉइंट है ना। नाउ अब आप आगे का पॉइंट समझो, आगे का पॉइंट क्या है। अच्छा इस वाले पॉइंट को आप ऐसे समझो, अगर मान लो कई बार अगर आपको x को अगर एक्स वाई सी से रिप्लेस करना पड़े
तो लिमिट में हम सी से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक बात है, बहुत सही बात है ना। आप लोग समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कि I2 यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं यही सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, t को रिप्लेस कराया t/6 से। मैं t को रिप्लेस करा रहा हूँ t/6 से, तो हर जगह कराऊंगा, और जब 6 से अपॉन में जो फैक्टर आ रहा है उससे फिर हम मल्टीप्लाई करा देंगे लिमिट में। तो यहाँ तो 0 to 1 लिमिट आ जाएगा, क्यों बच्चों। तो यहाँ पर t को t/6 से रिप्लेस कराऊंगा, तो t/6 यहाँ से आया, दैट इज 7/2। ठीक है, नाउ t को t/6 से रिप्लेस कराएंगे तो भैया यहाँ तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस ऑफ t आ जाएगा। यहाँ 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये कितना लिखा हुआ है, 9/2 लिखा हुआ है। t को t/6 से रिप्लेस कराएंगे तो dt/30 आ जाएगा। समझ गए बात को? अरे बहुत बढ़िया से आप लोग बात समझ गए मेरी, है ना। मैं जो कहना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, जो बुझाना चाह रहा था आप लोगों को, आप मेरी बात समझ गए, है ना। आप लोग बात समझ गए यार, आप समझेंगे क्या नहीं, इतनी मेहनत से आपको जो सिखाया जा रहा है ना। 0 to 1 तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो t/7/2 तो मैंने यहाँ लिखा, 1 माइनस ऑफ t/9/2, कोने में पहुंच के चक्कर ही हो गया ना dt। चलो कोने से बाहर निकलते हैं, अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। 6/7/2 तो यहाँ बना 6/7/2, 5/9/2, और यहाँ 30। अब इससे नीचे नहीं लिखेंगे, तो इससे नीचे यहाँ मेरी फोटो आती है ना, वीडियो चलती रहती है। खैर वो इतना मैटर नहीं करता, मेरी फोटो मैटर सवाल करता है, और समझना सब मैटर करता है ना। I2 आपके पास में ही आया। अब देखो आप बात को समझें, ये हमारे पास I1 दे रखा है x⁻7/2 9/2, है ना, कुछ ऐसे दे रखा है 30 ना, आपने शायद देख लिया होगा। तो यहाँ पे कुछ आ गया, ये तो अपना I1 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, I2 बराबर लिखा हुआ है, एक बच्चा बाहर रो रहा है हाँ करके ना। आप भी ऐसे रोते थे बचपन में, मैं भी रोता था। बचपन तो बचपन ही होता है ना, ऐसे जीवन, लाइफ के बहुत सारे फेज होते हैं। चलो ठीक है, तो बात की बात है ना। अभी हम सवाल को, I1/I2 कितना दे रखा है, 5AQ√A दे रखा है। सब कुछ सही किया है ना बच्चों, तो सब कुछ सही किया है। तो I1/I2 अगर मैं यहाँ से निकालूं, तो भैया I1/I2 अगर अपना निकालेंगे तो 6/7/2 तो यहाँ से आ जाएगा, 5/9/2 यहाँ से आ जाएगा। इसका वैल्यू दिया है 5AQ√A दे रखा है, a नेचुरल नंबर है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ठीक है, 5 को तो यहाँ डिवाइड लगा के करते हैं, तो -1 कराएंगे, तो -1 कराएंगे तो भैया 2 - 1 तो बन जाएगा 6/7/2, दिस इज 5/7/2, और दैट इज इक्वल टू AQ। और AQ को मैंने लिखा a पावर में से 1/2, तो a/7/2। ठीक है, तो यहां से बात कितना आ जाएगा, 30/7/2, तो a/7/2 हमने यहाँ लिखा। अब तो क्या है भाई, पावर सेम है तो बेस को कंपेयर कराएंगे, तो a बराबर 30 आ गया। क्यों बच्चों, सही बोला मैंने, a बराबर 30 आया, तो क्या आंसर होगा, सब कुछ अगर सही किया 30 आना चाहिए, 30 डी सही है एकदम। गुड गुड गुड, मेरे से सही हो गया ना सवाल। चलो सही बात है ना, हाँ कमाल की बात है ना। अब आगे चलते हैं। इफ नंबर ऑफ वर्ड्स, अगला वाला प्रॉब्लम ना, मैं तो पढ़ा हुआ प्रॉब्लम है ना, आप लोग ढंग से पढ़ो ये सबको। कि इस वाली प्रॉब्लम को मैं आपको ना 2 तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है, 2 तरीके से। तो काम की बात क्या है कि आपको दोनों मेथड बड़े ध्यान से सुनने हैं, दोनों मेथड। कारण है क्योंकि इसमें एक खास लूप पॉइंट है ना, जिससे क्या है कि सेकंड मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चलो तो बातें यहां तक कि आपको जो थीम है मतलब सवाल का वो समझ में आया ना। नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ मिमिक्सा इन व्हिच नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर इज 12m, देन वैल्यू ऑफ m इज क्या होगा ना, m का वैल्यू पूछा हुआ है, इतनी सी बात है। तो क्या मिमिक्सा हमारे पास एक वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है मिमिक्सा, बोलने में अच्छा लगता है मिमिक्सा, काइंड ऑफ गेम जैसा ना। मिमिक्सा में क्या है कि हमारे पास में 2 m है और 2 i है, और एक x है और एक है। तो अलाइक लेटर्स ये है और अलाइक लेटर्स ये है। सवाल ये कह रहा है कि अलाइक लेटर कभी भी साथ साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आप घंटी बजाओ अपने माइंड की, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अलाइक लेटर कभी भी साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो क्या लॉजिक आपके पास होना चाहिए सॉल्व करने का, कि अलाइक लेटर साथ साथ ना हो, mm साथ साथ ना आए, आई साथ साथ ना आए, तो साथ साथ ना हो। अपने ना तो अपने टर्म सुना हुआ, उस टर्म का नाम बताता हूं, अपने पाई सुना हुआ, पाई। पाई गुरु जी ये क्या है,
ये मेरा दिया हुआ नाम है, वैसे पूरा नाम आप लोग जानते हैं अच्छे ढंग से, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, ये होता है पाई, सब लोग इसको जानते होंगे ना, जो इस टॉपर बैच में जो सारे लोग हैं ना वो लोग जानते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अच्छा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मतलब मुझे ये बस सेट थ्योरी लगता है, नथिंग एल्स। ये कुछ एक नाम फालतू का दे रखा है जबकि क्या है, सेट थ्योरी है। ठीक है, तो भूमिका हमारे पास क्या रही, पाई है ना, सेट थ्योरी, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। और अपनी शुरुआत हो रही थी अलाइक लेटर साथ साथ ना आए। भैया कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, हमेशा रिवर्स अप्रोच लगाओ, उल्टा। उल्टा मतलब एम अलाइक लेटर जब साथ साथ आ रहे हैं, मतलब एम साथ साथ आ रहा हो वो वाले केस निकालो, आई साथ साथ आ रहा हो वो वाले केस निकालो, और टोटल में से सब्ट्रैक्ट करो। तो भैया सेट थ्योरी कैसे लगाएंगे, समझो बात को। दो मेथड से डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम देते हैं बढ़िया सा नाम M1। वाह क्या नाम दिया है ना, फर्स्ट मेथड। तो पहले हमने क्या किया, एक सेट ए लिया जिसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेट ए का प्रॉपर्टी है M टुगेदर। ठीक है, एक सेट बी लिया, नाम भी लिख लेते हैं सेट ए एंड सेट बी, जिसका प्रॉपर्टी है आई टुगेदर, आई टुगेदर। ठीक है, सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि ए भी साथ साथ ना हो, सॉरी एम भी साथ साथ ना हो और आई भी साथ साथ ना हो, मतलब बार बार लगा देते हैं, एंड दोनों एक साथ होना चाहिए। और एन आगे लगाया, मतलब नंबर ऑफ केसेस आपसे पूछना चाह रहा है। तो एन का जो वैल्यू आएगा ए यूनियन बी ऐसे होल पे आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में टोटल में से आप क्या कर सकते हो, इसको एन ऑफ ए यूनियन बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो जानते हैं आप लोग ना, ये डी मार्गन्स लॉ लगाया है ना, बोल दिया थोड़ा सा नाम वगैरह। अब देखो टोटल केस एन यू, यहां लगाया आपने फार्मूला, फार्मूला या फॉर्मूला ना, फार्मूला ना, जो भी आप समझे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं भी कभी कभार ऐसे बोल देता हूं, फार्मूला फॉर्मूला फार्मूला। ठीक है, अब क्या टोटल केस तो हमारे पास कितने हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, विदाउट एनी कंडीशन सबको अरेंज कराएंगे 6 फैक्टोरियल। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजी है ना। 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं तो इसे भी भाग लगा दिया हमने, भाग, डिवाइड। ठीक है, एन ए क्या रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, सेट ए विच हैज द प्रॉपर्टी एम टुगेदर, एम साथ साथ हो, वाह एम साथ साथ हो, बांध दो इनको एक बंडल में ताकि कभी छूटे ना। ठीक है, एम साथ साथ है और आई और एक्स से अलग अलग ऐसे कुछ रहे ना, तो एम साथ साथ हो, इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो भैया इसको एक बंडल मान ले, गठरी, 5 ऑब्जेक्ट 5 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे बाई 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को एडजस्ट कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यहां से भी कितना आएगा, आई साथ साथ हो ना, तो एक ही केस है वो ना। ठीक है, तो यहाँ एम और एक्स है। ठीक है, तो आई साथ साथ हो तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ। तीसरा केस क्या है, जब एम भी साथ साथ, भाई एम की भी बनाओ गठरी, आई की भी बनाओ गठरी, गठरी मतलब बंडल। ठीक है, और एक्स और ए, कितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट, कितने तरीके से अरेंज हुआ, 4 फैक्टोरियल। जिनकी गठरी बनाई है उनमें भी तो अरेंजमेंट हुआ होगा, भाई एक एक तरीके से होगा क्योंकि दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो ये आया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये आया, टोटल में सबने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 6 फैक्टोरियल तो कितना हुआ, 720, ये कितना हुआ, 4 से भाग लगाएंगे अच्छे तरीके से, 4 से एक बार भाग गया, 3 बचा तो 8, 180 आया। ये 120/2, 120/2 मतलब 5 फैक्टोरियल आ गया, 120 ही आ गया। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है ना, 24, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कराया तो ये 60 आया, प्लस का हमने 24 किया तो ये कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ बीच कितना है हमारे पास, 84 आएंगे। समझ गए बच्चों बात को। अच्छा, उसने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बीच आर टुगेदर 12m दे रखा है, दैट इक्वल्स टू 12m, ये 12m के इक्वल दे रखा है। तो m का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 7 आ जाएगा, जो आपसे 7 पूछ रहा है ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया, करेक्ट है, नो डोंट वरी।
पीछे जाके चेक करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात ना, ये तो था फर्स्ट मेथड और ये है अपना यूनिवर्सल मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ दो काइंड ऑफ अलाइक लेटर थे, एमएम और आई। मान लो तीसरा कुछ और होता है, दो ए हो जाते हैं, तीन ए हो जाते हैं, ठीक है, मान लो सवाल में, तब तो आपको सेट थ्योरी ही लगाना पड़ता है, ठीक है, सेट थ्योरी, जिसे मैं पाई कम बोलता हूँ, सेट थ्योरी ज्यादा बोलता हूँ। तो बात ये रही बच्चों हिसाब किताब की, इसे हटाते हैं थोड़ा नीचे, अब आगे करते हैं थोड़ा और हिसाब। अब हम समझते हैं सेकंड मेथड, और इस सवाल में हम लगाएंगे सेकंड मेथड। इस सवाल से मतलब इस तरह के पैटर्न में कि एम एम आई आई एक्स से कोई भी दो अलाइक लेटर साथ साथ ना हो। तो बच्चों अब मैं क्या बोलने वाला हूं ना, जो बोलने वाला हूं ना उसको अपने मन में बिठा लो, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं उस बात को ध्यान रखिए, है ना, बहुत अच्छे वचन देने वाला हूं मैं आपको ना, कि कभी भी अगर दो काइंड ऑफ लेटर्स हैं, दो काइंड ऑफ लेटर मतलब एम एम और आई आई है, ठीक है, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो इसको तो आप डायरेक्ट ही मैनेज कर सकते हो, सिर्फ दो ही काइंड ऑफ लेटर्स होनी चाहिए, मतलब दो वैरायटी है ना, जैसे एम एम की वैरायटी आ गई, आई आई की वैरायटी आ गई ना, इस तरह से। अब क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, पहला काम तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। क्या तरीका? पहला हमने केस लिया जब एम एम नॉट टूगेदर, नॉट टूगेदर, ठीक है, एम एम साथ साथ ना आए, ठीक है, तो एम एम साथ साथ ना आए तो हमने क्या किया, एम एम को निकाल दिया बाहर, तो लगाया हमने गैप मेथड, ग्रीन कलर लेते हैं, आई आई एक्स ए, ठीक है, एम एम साथ साथ ना आए तो ये आ गया। इनके बीच में गैप कितने बेटा, हमेशा एक गैप ज्यादा आता है, 5 ऑब्जेक्ट हैं तो कितना आ जाएगा, मतलब 5 गैप आ रहे हैं, 5 में से हमने 2 गैप का सिलेक्शन किया, इन दोनों को हम बिठा दिया, तो एम एम कभी भी साथ साथ नहीं आए। अब इन बच्चे 4 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कराएंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दो एक जैसे आ रहे थे, ये आ गया, ठीक बात। अब इसमें अब समझो एम एम नॉट टूगेदर, ठीक है, तो इसमें एम कभी भी साथ साथ नहीं आ रहा होगा, सही है ना, एम कभी भी साथ साथ नहीं आना चाहिए, मतलब एम कभी भी नॉट टूगेदर, मतलब एम नॉट, एम इज सेपरेटेड, है ना, गैप मेथड ही लगा, टोटल में से माइनस नहीं करोगे ना, ठीक है यार, 2 लेटर थे, 3 एम होते तो फिर हम यही लगाते ना गैप में, मतलब एम कभी भी साथ साथ नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये है। ओके, अब समझो बात को, इस वाले केस में ना थोड़ा सा लॉजिक सोचो कि इसमें हो क्या रहा है। इसके साथ में एक घटना घट रही है, घटना क्या घट रही है, यहाँ पर आई टूगेदर हो सकता है और या फिर आई नॉट टूगेदर, आई आई सेपरेटेड, यही बात हो रही होगी ना, इस टोटल केस में यही सब तो आ रहा है। तो एक काम करता हूं, टोटल में से मैं वो वाले केस हटा दूं जब आई आई साथ साथ आ रहा होगा, ठीक है, तो आई आई टूगेदर बट एम सेपरेटेड, एम नॉट टूगेदर, है ना, एम नॉट टूगेदर, है ना, ये वाला केस चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इस केस को हम कैलकुलेट करते हैं, आई आई टूगेदर आए तो आई आई का बनाया एक बंडल, बंडल बना लिया, बंडल आई आई, है ना, एम एम अलग अलग होने चाहिए, जो अलग अलग होने चाहिए उनको तो बाहर फेंक दिया करो, बाहर, मतलब ऐसे भी बाहर मत फेंकोगे जो लिखे ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं देते। आई आई यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा आपने। अब हमारे पास में क्या हुआ, बंडल बनाया ऐसी गठरी, आई आई टूगेदर है, 3 ऑब्जेक्ट है, गैप कितने, 4 गैप में से आपने क्या किया, 2 गैप का सिलेक्शन किया, 4C2, 4 में से 2 गैप आ गए हमारे पास, गुड, 4 में से 2 गैप आए। उसके बाद क्या करना चाहिए, 4 में से 2 गैप हमने सेलेक्ट कर लिए, एक गैप ये आया, एक गैप ये आया, कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे एम एम बिठा दिया, ठीक बात है। अब हमारे पास में क्या, 3 ऑब्जेक्ट है, कितने तरीके से अरेंज करा वो 3 ऑब्जेक्ट को, 3 फैक्टोरियल तरीके से। उसके बाद में इसका रिपीटेशन में एक ही आएगा, मतलब उनको जब चेंज करोगे तो ये आएगा, ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। टोटल में से हमने इस वाले केस को हटा दिया, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे पास में वो वाले केस आ जाएंगे जिसमें एम एम भी और आई आई भी कभी भी साथ साथ नहीं होगा। आई थिंक बच्चों डिटेल से मैंने जो समझाया आपको ये भी सारी बात समझ में आई होगी, और आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको मजा भी आ गया होगा, मजा आ गया होगा, मजा, है ना। उसे सॉल्व कर लेते हैं ना, नंबर्स का खेल समझते हैं। 5C2 कितना आ जाएगा, 54/12 जो 10 लिखा हुआ है, 24/2 तो ये 12 लिखा हुआ है, ये 120 हो गया। यहाँ से बनेंगे तो 4 3 12/2 करेंगे तो 6 यहाँ से आ रहा है, 6 × 6 36 आ जाएगा, ये 36 आ गया। 120 में से 36 घटाना है ना, तो 120 में पहले 30 घटाओ, 90 में 6 गए तो कितना,
84 आ गया ये तो सब ना, और यही तो पहले भी आंसर आ रहा था। ये 12m के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से m बराबर 7 आ जाएगा। क्लियर आंसर है ना फाइनली। ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार, लाजवाब, अच्छा प्रॉब्लम था, है ना, बढ़िया ना। तो अब आगे की बात करते हैं। इस डीपीपी में कई सारी प्रॉब्लम्स बड़ी खास खास है, बहुत खास खास है ना, जो मुझे पसंद आती हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये मैंने आसान दिया था, मतलब ये होने वाला प्रॉब्लम, ये होना चाहिए। जिस किसी से नहीं भी हुआ है 2 बार सोचे वीडियो देखने से पहले कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये सोचना है। ठीक, आगे की बात करते हैं। ये एक हमारे पास सीरीज दे रखा है, एक ये सीरीज दे रखा है, ऐसे अपॉन एस वी बराबर के अपॉन के प्लस 1 अपॉन एल दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के प्लस एल, इसका वैल्यू बताओ। ठीक है ना, तो अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये तो एक एपी लिखा हुआ है। वाह, क्या ऑब्जर्व किया है, गुड, यही ऑब्जर्व करना था हमें। उसके बाद लास्ट वाली टर्म को देखें तो 2m प्लस का 2m हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सही बात है ना। अब यहां से देखें तो कितनी सारी टर्म्स आ रही हैं, 1 से लेके 2m आया और 2m प्लस 1 टर्म्स आए। इस एपी का सम निकालना है हमें, तो ऐसे लिखना है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी आ रही है, कितनी आई, कहीं जल्दबाजी में गलती ना कर दें। हाँ, 2m और प्लस 1, तो 2m प्लस 1 तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। फिर क्या लिखते हैं आप, पहला टर्म लिखते हैं। फिर अगर लास्ट टर्म पता है तो लास्ट टर्म लिखा करो भैया, 4m, तो इसे हो गया 6m। 6m को यहां से डिवाइड लगाया तो 3m आया, तो ये आया फाइनली 3m और 2m प्लस 1। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड एस बी, फर्स्ट हमारे पास आ गया, सेकेंड सीरीज की बात करते हैं। वो भी एपी दिख रहा है, 2m प्लस 1 और 2m प्लस 3 और 2m प्लस 5 डॉट डॉट डॉट, और यहां लिखते हैं 2m सिमेट्रिक पैटर्न में 2m माइनस 1। ठीक है, तो क्या बात ध्यान देना है कि भैया इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 3 5 ऐसे चल रहा है। क्या चल रहा है, 1 आ रहा है, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर ये टर्म आया। तो अगर 1 3 5 ऐसे एक एपी चल रही है, 1 3 5 का, हमें नंबर ऑफ टर्म्स, इतने सारे ब्रैकेट्स आ रहे हैं, कितने सारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, 2m माइनस 1, लास्ट टर्म ये आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रही होंगी। वैसे तो खैर देखो, ये आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड अपना एपी रहता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स m आ रही है ना, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। नहीं भी पता आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट टर्म पता है आपको 2m माइनस 1, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है n मान लिया, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बारे में ना बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अब कितना रहा यहाँ पर, 1 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर m आ जाएगा ऐसे करके। तो नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली कितनी आ गई, m आई है ना, ये मुझे बताना था तो मैंने बता दिया ना। नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 यहाँ लिखा हमने। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, 2m प्लस 1, लास्ट टर्म कितना आ रहा है, 4m माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 6m बाई 2 करेंगे तो 3m आ जाएगा, तो ये आया 3m है ना, पूरा ऐसे कट के ना बात। फाइनली ये कितना आ गया, 3m स्क्वायर आया। ओके, इतना आ गया, वेरी गुड। पूछा क्या हमसे, ऐसे अपॉन एस बी, तो हम यहां से निकालते हैं ऐसे अपॉन एस बी। जब कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे तो आ रहा है हमारे पास 3m इंटू 2m प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3m स्क्वायर, 3 से 3 कटा, m से m कटा, तो 2m प्लस 1 अपॉन में m यहां से आया, तो 2 प्लस 1 अपॉन m यहां से आया, ये आ गया। और ये उसने दे रखा है k प्लस 1 अपॉन l, तो k का वैल्यू तो कंपैरिजन से 2 आया और l का वैल्यू m आया। तो हमसे पूछा है k प्लस l क्या होगा, तो ये आएगा 2 प्लस m आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, यहां तक की बात भी आपको ढंग से समझ आ गई है ना। नाउ अब बात करते हैं आगे की प्रॉब्लम पे। आगे का हमारे पास क्या रखा है, थर्ड प्रॉब्लम है ना, थर्ड या फोर्थ।
फोर्थ में क्या दे रखा है, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। अभी तक हम सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम कर रहे थे। ये एक सिंपल सा सीरीज है, ये आप लोग जानते होंगे ना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अब फटाफट कर देना चाहिए आप लोगों को ना। अच्छा, इस तरह की सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, जिनको नहीं पता है तो भैया बच्चों ध्यान दो। 1 प्लस एक्स बार एन का एक्सपेंशन कितना आता है, एन सी नॉट एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट एन सी एन एक्स पावर एन, यही आता है। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो सीरीज का सम आपको निकालना है तो क्या करना चाहिए, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करना है आपको। तो क्या करना है, x बराबर 1, तो 1 पुट किया तो आपने कितना आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट ही पुट करते हैं 2 पावर n। तो यहाँ आया एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू और एन सी थ्री, ठीक है, और ये एन सी एन आया। x बराबर आपने ओमेगा पुट किया, तो 1 प्लस ओमेगा पावर n, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो एन सी नॉट एन सी वन ओमेगा एन सी टू ओमेगा स्क्वायर एन सी थ्री ओमेगा क्यूब, जो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर में n, तो एन सी नॉट एन सी वन। एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर पुट करने के लिए ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो ना, यहाँ आ जाएगा एन सी टू ओमेगा पावर 4 बनेगा, जो ओमेगा हो जाएगा अगेन ये एन सी थ्री डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ है ना। यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई। अब एक काम करो, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जब जोड़ दोगे तो 2 पावर n 1 प्लस ओमेगा पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n, तो 3 टाइम्स ऑफ एन सी नॉट तो यहाँ से बना, ठीक बात, प्लस साइन, ये क्या बनेगा, एन सी वन तो यहाँ से कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, और यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ एन सी थ्री, तो ये एन सी थ्री आ जाएगा। ठीक है, चलते जाएंगे। अब क्या रहेगा, एन सी नॉट एन सी थ्री, ठीक है, इस सीरीज का सम अप टू एन सी एन तक है ना, मैक्सिमम जहां तक जा सकते हैं ना। ठीक है, 2000 से अब चलते जा रहे हैं, तो अपना जहां तक जाएंगे वहां तक चले जाएंगे ना। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 पावर n 1 प्लस ओमेगा पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर में n अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। n बराबर कितना, 2000 है, और हमारे पास सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है, ओह सॉरी 2 से स्टार्ट हो रही है ना, तो मुझे यहां से चाहिए ना बेटा, समझो बात को ना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, फ्लो में हम ये सारी बातें लिख के है ना, 0 से स्टार्ट नहीं करनी सीरीज, मुझे 2 से स्टार्ट करनी थी। ठीक है, तो उसका तरीका तो यही है ना, या तो अपना करेंगे 2 से स्टार्ट करना होता है, C2 वाला टर्म मुझे पिक्चर में चाहिए ना, C2 वाली टर्म अगर पिक्चर में चाहिए तो पिक्चर देखते हैं। फिर पिक्चर क्या देखेंगे, तो यहाँ से C2 तो ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको गायब करते हैं। गायब कैसे करेंगे, ऐसे तो गायब करेंगे नहीं, कुछ मल्टीप्लाई मतलब मैथमेटिकल प्रोसीजर से गायब करेंगे ना। एक काम करते हैं, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ बनेगा ओमेगा क्यू, यहाँ ओमेगा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ये टर्म हटके 1 आ जाएगा, ओमेगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ ओमेगा टर्म आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा, मतलब ये टर्म तो जोड़ने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म भी जोड़ने पर 0 हो जाएगा, आप देख सकते हो ना, मेरी बात का भरोसा करो ना, NC2 ओमेगा क्यू, फिर उसके बाद में बाकी सारे टर्म 0 होंगे, फिर NC5 भी आएगा। ठीक है, 3 टाइम्स ये आ रहा होगा, 3 टाइम्स लिख दिया। अब यहाँ कितना आएगा, 2 पावर n ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था ना यहाँ पर, हाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है बात है ना, ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर n। ठीक है, एक काम करते हैं, n का वैल्यू डाल देता हूं मैं 2000, ताकि कैलकुलेशंस कुछ आसान सी बने हो। तो हमें रिक्वायर्ड जो सीरीज है इसे यहाँ लिखते हैं, और 2 पावर 2000 प्लस साइन ओमेगा पावर 1 प्लस ओमेगा को मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर में 2000। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखता हूं माइनस ओमेगा, और पावर में 2000 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 पावर 2000 तो हमने यहां से लिखा, प्लस साइन ओमेगा, ओमेगा पावर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ कितना आएगा, ओमेगा पावर 2000,
ठीक है, बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना, कुछ ज़्यादा ही बेसिक कर दिया था, तो सॉल्व कर देना चाहिए था। चलो रियल पार्ट वाला फंडा लगा करके ना समझो, इसको मैंने पहले करके 3 से डिवाइड लगाया, तो 4000 को आप जब 3 से डिवाइड लगाओगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3 से एक बार ये चला गया, एक यहाँ से बचा, फिर 3 यहाँ से जाएगा, तो फिर एक यहाँ से बचेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा, कहने वाली बात ही है 1 रिमाइंडर बचा, तो वाह, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, 2000 को 3 से भाग लगाओ, तो 3 से पूरा जाएगा तो 6 बार गया, तो 2 यहाँ से बचा 20, अगेन 6 बार जाएगा, फिर 6 से 2 बार बचेगा, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब फाइनली ये लिखा हुआ ओमेगा पावर 4, और ओमेगा पावर 4 को तो मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, और ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, -1। मेरी बात समझ आई आपको, मेरी बात समझ आनी चाहिए बेटा, ये बहुत कीमती बातें हैं। ये अपना फाइनल आंसर आया ना, ओके। ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है, अपना जो आंसर आ रहा है 2 पावर 2000 -1 अपॉन में 3 आया, अकॉर्डिंग दैट अपने पास K1 का वैल्यू जो 2000 आ रहा है, और K2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है, ये आंसर आया। अब क्या है, K1 माइनस 666 टाइम्स ऑफ K2 किया हमने, ठीक है, तो 6 को 3 बार ऐसे गुणा करने पे कितना बन जाएगा, 3 से यहाँ गुणा कर देते हैं, K2 का वैल्यू 3 रखा, 6 18 यहाँ से आ जाएगा, तो 18 से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 6 18, तो एक 8 यहाँ से 1 बचा, तो 6 18 यहाँ से आएगा, और एक 18 और एक 19 हो जाएगा, और फिर 6 18 और एक 19 वहाँ से हो जाएगा, तो 19 आ जाएगा, मतलब ये टर्म आ जाएगा। नहीं मतलब 2 नहीं आ रहा, मतलब पहला वाला तो गलत हुआ, अकॉर्डिंग नहीं है ना, ठीक है, दूसरा वाला सही है ना, चेक तो करवा रहा है ये सब। K1 13 पावर K2 कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है, ठीक है बच्चों, अभी आप सॉल्व करके देख लेना कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है ना, ठीक है, आई थिंक आप कर सकते हो ना, बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम था, आपको आना चाहिए ना, क्लास में सीखते हैं मतलब ये सब है ना, यहाँ इसलिए लिया गया टेस्टिंग, टचिंग, कि आपकी टेस्टिंग भी हो जाए, एक बार आप उसे टच भी कर लो, ठीक है ना। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा एक पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है, मतलब बहुत ज्यादा पसंदीदा तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया से, ये आसान प्रॉब्लम है ना, फिर भी क्या है कि समझाते हैं। f(x) एक नॉन नेगेटिव फंक्शन दे रखा है, x > 1 सच दैट f(x) इज लेस देन इक्वल टू m(f)(x), ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो ये भी है और इम्पोर्टेंट तो ये भी है, इन सब बातों को ना ऐसे मार्क किया करो, जैसे डिब्बे में आपके पास तो स्क्रीन रहेगी, ऐसे मार्क नहीं कर पाओगे, बट आप माइंड में मार्क कर लो। होल्ड एवरीवेयर इन डोमेन फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर m, और f(1) कितना है, 0 है, देन f(x) इज नाइदर ऑड इवन, f(x) ना तो ऑड है ना ही इवन है, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। इस मतलब क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझेंगे बाद में। पहले हम एक काम करते हैं, सॉल्व करके f(x) निकालते हैं यहां से, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना, f(x) माइनस ऑफ m(f)(x) लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे रखा है। जैसे ही ना आपके दिमाग में ना कभी भी अगर इस तरह की क्वेश्चन दिखे, मतलब आपके माइंड खटक जाना चाहिए, खटकना मतलब माइंड में घंटियां बज जानी चाहिए कि भाई f(x) और f(x), मैं इसको बोलता हूँ इन दोनों का जोड़ीदार, भाई दोनों भाई भाई है ना, अगर f(x) और f(x) आ गया तो भाई आपके दिमाग में LDE एक बार क्लिक करना चाहिए, LDE, ये क्या बोल दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो LDE क्लिक करना चाहिए आप लोगों को। अब LDE क्लिक करना चाहिए तो एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e⁻−mx, ओ गुरुजी कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा बेटा dy/dx माइनस ऑफ my, है ना, ऐसे कुछ टर्म है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लिखोगे तो e⁻p dx करके लिखोगे ना बच्चों, ऐसे लिखा f(x) माइनस ऑफ m इंटू e⁻−mx और f(x) इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया समझ जाओगे, बच्चे हो अभी आप, सारी बातें सिखाते हैं आपको, बड़ा करते हैं, f(x) और e⁻−mx, ये देखो कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन लिखा है क्या,
हाँ यार, कुछ इसको बाहर निकालो तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज तो इसका सही लिखा है ना, ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ और ये लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। बात सही है यहाँ तक? ओके, अब समझो बात को, पॉइंट को। देखो ये जो टर्म है ये हरा हो गया ना, ठीक है, कुछ कलर दूसरा ले लेते हैं। हाँ, ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 है। मतलब इन शॉर्ट अगर इसको अपने gx माना तो g डैश x हमारे पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, g डैश x नेगेटिव आया तो यहां से मैं एक छोटी सी बात ये बोल सकता हूँ कि gx इज डिक्रीजिंग। gx अगर डिक्रीजिंग है, अच्छा एक और बात, सवाल में बोल रखा है x इज ग्रेटर देन 1 के बाद ही सारी बातें डिफाइंड हो रही हैं। ठीक है, तो और ये कब डिफाइंड हो रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है क्या, सही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, gx अगर डिक्रीजिंग है तो gx पर जो वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, g ऑफ 1। यहाँ से आप ऐसे याद रखते हो ना भाई, 1 के बाद फंक्शन डिफाइन है, 1 के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो भाई x पे जो वैल्यू आई और 1 पे वैल्यू आई, से x पे वैल्यू छोटी होगी, छोटी होगी और 1 पे वैल्यू बड़ी होगी। gx है क्या तुम्हारा एक्चुअली fx e पावर माइनस fx इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ 1, ये आ जाए f ऑफ 1 e पावर m ऑफ 1। ये आया, यहां से बात समझो। अब समझे बात को, fx e पावर माइनस mx लेस देन इक्वल टू f ऑफ 1 का वैल्यू तो कितना दे रखा है, 0 दे रखा है ना, 0। वाह, ये 0 दे दिया, ये इसे डिवाइड लगा दिया। अब देखो सभी बातें ना जो मैंने आपको मार्क करवा रहा था, fx लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया। बट अब देखो बहुत ही तसल्ली से सोचो, fx इज ए नॉन नेगेटिव फंक्शन, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब है वो नेगेटिव नहीं हो रहा। ठीक है, मैं नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 है या फिर 0 से बड़ा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां से तो मुझे ये समझ में आएगा कि भैया fx कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां से सॉल्व करते टाइम fx कैसा आ रहा था, लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 1 पर। तो भैया ये संभव कब होगा, दोनों की बात जब मैं मानूंगा तो fx बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली क्या निकल गया, fx बराबर 0 और अंडर द कंडीशन x ग्रेटर देन 1। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, x ग्रेटर देन 1 भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण समझते हो, इंपोर्टेंट। अंग्रेज बच्चे है ना, अंग्रेजी वाले बच्चे, ठीक है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है ना, समझो बात को। अच्छा देखो यहां तक की बात तो हमने समझाई है ना, अब हम बात करते हैं इसके आगे की, आगे की बात भी कर लेते हैं। पहला सवाल है ना, अब इनके सवाल के सवालों पर आते हैं, इनको थोड़ा नीचे पहुंचा देते हैं। तो सवाल के सवालों पर आया जाए और बात किया जाए। पहला सवाल उसने बोला है कि क्या fx नाइदर ऑड नॉर इवन, fx कह रहा है वो ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है। क्या ये बात सही या गलत है बच्चों? fx बराबर 0 तो क्या होता है, दोनों ही होता है ना, ऑड भी होता है और इवन भी होता है। आपको तो इतना पता है, बट बेटा इतना तो गलत हो जाएगा, ये भी तो पढ़ो। fx बराबर 0, तो भैया ये तो क्या है कि fx बराबर 0 आ रहा है और इस केस में आ रहा है, यहीं तक ही आ रहा है, 1 के बाद ही आ रहा है। क्योंकि ऑड इवन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको इधर बाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होना चाहिए, ओरिजिन के अराउंड भी सिमेट्रिक होना चाहिए, जो तो हो ही नहीं रहा। मतलब सही है, मतलब ना तो इवन है ना ही ऑड है। पहला सही, टिक करो। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2। ठीक है, fx बराबर हमने 0 रखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 पावर में कितना है, ई स्क्वायर अपॉन में ई पावर x माइनस ऑफ ई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये आया। ठीक है, x अगर देखो 2 को अप्रोच कर रहा है तो 4 माइनस 4 0 आ गया, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये तो x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 को अप्रोच कर रहा है तो माइनस का 8 होगा ना, तो ये तो माइनस 4 हुआ, प्लस 5 करके कितना 1 हुआ, मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये अपॉन में 0 वाला है तो ये इन्फिनिटी आ गया, मतलब 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। कहने वाली बात तो ये थी, है ना। वैसे भी देख के समझ में आता है कि 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होना ही चाहिए। तो अब इसको जब इंटीग्रेट कराओगे तो ई पावर में लिखोगे, जो लिमिट है वो लिमिट लिखेंगे,
ई स्क्वायर लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे भैया, ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई स्क्वायर एक्स माइनस वन जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन लिखेंगे। तो ये भैया कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का फोर, ये आ जाएगा ना। उसके बाद में ई पावर लिमिट एक्स टेंस टू टू, और यहां से ई स्क्वायर अपॉन में कितना दे जाएगा, ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर टू एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहां से कितना है, एक्स माइनस ऑफ टू का होल स्क्वायर आ गया। एक्स अगर टू को अप्रोच कर रहा है तो वो जीरो जीरो से बन रहा है ना। क्या करना चाहिए हमें आगे, ई पावर टू, और ये इनटू में ऐसे लिखा हुआ ना एक्स माइनस वन, इसके ऊपर नहीं है, नीचे है, नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ई स्क्वायर इंटू समथिंग ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने तो आपको एक बात बता रखी थी, क्या, अगर आप क्लास में हो ना तो एल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन को अवॉइड करा करो लिमिट के अंदर, बट एग्जाम के अंदर हो तो पहले यही सोचो। क्या बात बोली, एग्जाम में हो तो भैया एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना मैटर करता है, उसका आंसर लाना मैटर करता है, और स्पीड से लाना मैटर करता है। तो एग्जाम के अंदर एल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन को प्रायोरिटी पर सोचना चाहिए। क्या हो 0.0 बन रहा है तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक्स अगर टू को अप्रोच कर रहा है तो भैया 0.0 फॉर्म बन रहा है, जो 0.0 फॉर्म बन रहा है तो उसका लिमिट लगा के एल हॉस्पिटल लगाते हैं, मतलब जो लिमिट लगा के एल हॉस्पिटल क्या लगाते हैं जो पता है ना आप लोगों को, वो करते हैं ना, ई स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स माइनस टू तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, एक्स का तो 1 आ जाएगा, ई पावर एक्स को ई पावर एक्स लिखा, माइनस ऑफ ई स्क्वायर यहाँ लिखा, इसका डिफरेंशियल 1 आ जाएगा। एक्स अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो अगेन 0.0 फिर से आ रहा है, मतलब एक बार में तो बात नहीं बनी, एक और बार लगा देता हूँ, मैं यही लगा देता हूँ ना। तो यहाँ तो ई स्क्वायर तो यही रहने दिया, ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ ई पावर एक्स आ जाएगा। एक्स अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो ई पावर में लिखा हुआ सारा टर्म है ना, और एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है तो भैया ये बन जाएगा ई स्क्वायर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनली ई स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये कट गया भाई, 2 बच गया तो ई स्क्वायर आया ना। क्या क्या आया, सही है बेटा ना, ई स्क्वायर आया, ये सही है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा ना। अगला प्रॉब्लम, अच्छा अगला प्रॉब्लम ना बड़ा कमाल का है, मुझे बहुत पसंद आया ये प्रॉब्लम, बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, मतलब बहुत पसंद आया। बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं जल्दबाजी में, है ना। गलती होना स्वाभाविक है, जिनको बातें पहले से ना पता हो ना, इनको बातें पहले से ना पता हो तो 100 में से 90 बच्चे गलती करेंगे। क्या एफ एक्स बराबर 0 है, ठीक है, तो आया क्या, ई एक्स बराबर ई पावर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। अरे बहुत ही बढ़िया तरीका है, ग्राफ बना लेते हैं। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, ये बनाया, ठीक है, और एक्स 1 के बाद की बात कर रहे हैं ना, एक्स ग्रेटर देन 1 के बाद की बात कर रहे हैं। ई पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ई पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है, और एक्स बराबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि यहाँ कहीं बात से मुझे ग्राफ ढूंढना है। अच्छा, अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा तो एक्स इक्वल टू 1 पे अगर देखें तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ई आ रही है यहाँ से, और एक्स इक्वल टू 1 पे यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब यहाँ वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यहाँ वैल्यू कम आ रही है, सही बात है ना, डायग्राम सही, मतलब इधर की बात चल रही है। तो ई पावर एक्स अगर आप देखो ऐसे चल रहा है, यहाँ कट करेगा, ये आपके लिए एक टास्क में दे रहा हूँ। तो ई पावर एक्स में क्या होगा, जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो भैया ये एकदम बहुत तेजी से बढ़ेगा, और बहुत तेजी से बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। क्या बात कही मैंने, क्या कही, ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। जब इसके ऊपर से निकल जाएगा ना, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। जनरली बच्चे एक छोड़ करके गलती कर देते हैं। तो क्या आंसर सी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल डी, एफ एक्स तो 0, एफ ऑफ वगैरह सब 0 ही है, तो मतलब -1 से लेकर +1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एक्स अपॉन 2 पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, ओके। अरे बच्चों ये तो मैंने आपको सिखा रखा था, अगर -1 से +1 जा रहे हैं तो ऑड इवन सोचो पहले, ऑड इवन नहीं काम करता है तो क्या करेंगे यार, ऐसे ही पढ़ाते हैं शायद ऑनलाइन में यार ना बच्चे, अब भी ऐसे ही पढ़ लो यार
कमाल की बात है, समय समय की बात है। dx अपॉन 2 पावर x प्लस 1, दिस इज एफ एक्स, 0 to 1 लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, चलो dx को तो मैं ओवरऑल बाहर दिखा दूंगा ना। एफ ऑफ माइनस एक्स जब लिखोगे तो 2 पावर माइनस एक्स लिखेंगे, तो 1 अपॉन करके इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो 2 पावर एक्स और 2 पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 पावर एक्स प्लस 1 तो से कट जाएगा, तो dx आ गया, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कराएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 1, जबकि क्या दे रखा है, हाफ दे रखा है, तो रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये नहीं होगा। तो कौन कौन सही हुआ अपना, ABC सही हुआ ना। चलो चेक कर लेते हैं आंसर, है ना। 5 में का ABC आना चाहिए, 5 में का ABC, A B और C तो नहीं आया हमारा। C क्या दे रखा था, A और B आ रहा है और C नहीं आ रहा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गलत गलत गलत, आएगा C भी आएगा, श्योर है ना। ठीक है, C भी आएगा ना। मैं वहां पे आंसर की करेक्शन कर देता हूँ ना, कहीं आप खुश मत हो जाना है ना, क्योंकि ये सब मुझे पता है यार, ऐसा ना करता रहता हूँ दिन रात, काम ही ये है मेरा, है ना। C भी आएगा, आएगा ही आएगा। ओके, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या टाइम हुआ, आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आसान प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्मॉलर रूट लाई इन दिस इंटरवल और ग्रेटर रूट लार्जर रूट लाई इन दिस इंटरवल, ऐसे पूछा हुआ है। तो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक वगैरह दे रखा हो ना, तो हमने तो पिछले वाली डीपीपी में क्वाड्रेटिक को लेकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। इस बार मैंने फिर से इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा दिया, क्वाड्रेटिक लगा दिया, कारण ताकि कॉन्जुगेटिवली बच्चों को क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है ना पता रहना चाहिए ना, इसलिए दिया था आप लोगों को। अब देखो समझो बात को, खास बातें, खास बातों में क्या बात, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक आ रहा होता है उससे पहले भी हमने जब डीपीपी नंबर 6 की बात करें या आई थिंक 5 की बात करें, डीपीपी नंबर 6 या 5 की बात करें तो क्या हुआ था, वहां पर भी क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम्स थी। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मान लो प्रॉब्लम्स हैं क्वाड्रेटिक, तो कई बार क्या उसके रूट वगैरह पता होता है आप लोगों को, तो क्वाड्रेटिक बड़े आसान से फॉर्मेट में आ जाती है ना। तो इन बातों का बड़ा आपको गौर करना चाहिए कि यार कुछ खास इसके अंदर हिडन या कुछ खास बात तो नहीं है। जैसे इस सवाल में ना, दो सवाल बड़ा आसान, बट जिसने अगर एक आप पॉइंट पकड़ लिया, जो मैं पॉइंट पकड़ाने जा रहा हूं आप लोगों को, कि अगर उसको ये बात समझ में आई ना, उसके लिए फिर सवाल क्या है कि बड़ा आसान हो जाता है ना। क्या कि ये k+1x² लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 20k प्लस का 14x प्लस का 91k प्लस 4, ऐसे लिखा है, fx मान लिया थोड़ी देर के लिए ना। अच्छा, इसको मैंने लिखा kx², k की टर्म को एक साथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलो मैं k कॉमन भी लेते जाता हूँ, kx² यहाँ से है, k यहाँ से आएगा एक टर्म, माइनस का 20x प्लस 91। अच्छा बच्चों, ये लाइट जा चुकी है ना, तो मैं थोड़ा आपको अजीब दिखाई दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डरने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, मेरा दिखना बिल्कुल मैटर नहीं करता है ना, मेरी आवाज मैटर करती है और यहाँ लिखना मैटर करता है, दैट्स ऑल। जो मैं सोचता हूँ ना, इतना ही सोच पाते हैं। -14x प्लस का 4, सब कुछ सही है, गलती है यहाँ 40 है और यहाँ पर भी 40 होना चाहिए। ठीक है ना, बात यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा आ गया, मतलब ये अपने आप में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक बात है, इसके फैक्टर्स करते हैं ना। कुछ फैक्टर्स हो रहे हैं क्या वैसे, 91 13 इंटू 7 ना, अरे वाह, x-13 x-7 प्लस साइन, यहाँ 40 आ रहा है, 10 और 4 कर दे, बिल्कुल कर दो गुरुजी, क्या सोचना। और fx बराबर इतना है, ठीक है, k हमारे पास पॉजिटिव दे रखा है, तो देखो fx अगर पॉजिटिव, सॉरी k पॉजिटिव है, ये कुछ ऐसा दे रखा है। आपने अगर प्रॉब्लम्स किया हो ना, तो मुझे लोकेशन ऑफ रूट्स निकालना है इसके, मतलब अल्फा जो एक रूट है अल्फा, वो कहाँ आ रहा होगा, 4 7 7 10 10 13 कुछ काइंड ऑफ ऐसे दे रखा है। तो भैया क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इन सब पे वैल्यूज निकालता हूँ मैं, 4 पे है ना, और मैं वैल्यूज को ऐसे लिखता हूँ, 4 पे वैल्यू निकालोगे आप, 7 पर वैल्यूज निकालेंगे,
10 पर वैल्यूज निकालेंगे और 13 पर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मैंने 4 पे वैल्यू निकाला तो यहाँ से 0 आ जाएगा। 4 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस समथिंग नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया 4 पर। 7 पे वैल्यू निकालो तो 0 आया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो 7 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, चित्र ऐसा बनाया। 10 पे वैल्यू बनाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ से कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 10 पे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ गया, के पॉजिटिव तो 10 पे वैल्यू नेगेटिव आया। कुछ ऊपर नीचे आ रहा होगा, बराबर से दिखा दिया ना, उसे कंफ्यूज नहीं करना है। 13 पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तो 0 होगा, यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये आया। क्वाड्रेटिक है ना। अब बात को समझें कि यहां से लेके यहां तक है, अपने ग्राफ जब बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, तो एक रूट तो भैया एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ कट करके ही जाएगा, एक बार तो कट करेगा, फिर चलता गया नीचे चलता गया, फिर 10 और 13 पे अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो मतलब ऐसे ग्राफ क्रॉस कर चुका होगा। 10 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इन बिंदुओं को मिला दिया, तो बिंदुओं को मिलाने से 9/10 में जैसे आप ग्राफ बनाते थे ना, वैसे तकरीबन हमने रफ ग्राफ बना लिया। इससे क्या हुआ कि एक रूट तो यहाँ कहीं आ गया और एक रूट यहाँ कहीं आ गया, तो इसको स्मॉलर रूट को उसने अल्फा बोला है और ग्रेटर रूट को उसने बीटा बोला है। तो आई कैन से जो अल्फा है वो कहाँ होगा, 4 और 7 के बीच में आएगा। ग्रेटर रूट जो होगा वो कहाँ आ रहा है, 10 और 13 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ए और सी हमारे पास आंसर आएगा। समझ गए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हुआ ना। नाउ आगे चलते हैं हम न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पर। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या है, जानबूझ करके 3 प्रॉब्लम्स एक जैसी ली थी। कारण है उसका, कारण ये है क्योंकि कारण क्या है, कारण है, सोचता हूँ क्या कारण है। यहाँ भी कंपोजिट है, यहाँ पर भी कंपोजिट है, यहाँ पर भी कंपोजिट है। जनरली बच्चों को लगता है कंपोजिट से डर। अपना क्या है, डीपीपी में क्या है, बच्चों की प्रैक्टिस भी कराना था और कुछ बातें सिखाना भी था। तो कंपोजिट के बारे में वो डर को पहले निकाल के और प्रॉब्लम को हिम्मत से सॉल्व करें ना। चलो बहुत हुई बातें, नाउ करते हैं सवाल सॉल्व। एफ एक्स बराबर दिस एंड दिस समथिंग दे रखा है, जो दे रखा है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 हैज टू रूट अल्फा 1 एंड 2, इसके 2 रूट दे रखे हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 का मॉड, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो काम क्या करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके 2 रूट आ रहे हैं ना, हैज टू रूट 1 एंड 2, मतलब 1 इसका रूट है और 2 भी इसका रूट है। ये रूट नहीं तो बता रहा है कि 2 रूट है। एफ एक्स हमारे पास में ये है, पूछना क्या जा रहा है, एफ ऑफ 0, मतलब एफ ऑफ 0 पूछना जा रहा है, मतलब बीटा, बीटा का वैल्यू क्या होगा, यही ना। ये कैसे निकालेंगे, मतलब बीटा निकालना मेरे को। एक तरीका डायरेक्ट बीटा निकल जाए, दूसरा तरीका एफ एक्स निकल गया तो चलो बीटा तो निकल ही जाएगा। ठीक है, समझते ना, बीटा निकालने पे फोकस करते हैं। तो भाई 1 और 2 इसका रूट है, तो क्या करना चाहिए, गुरुजी, तो 1 इसको सेटिस्फाई कराएगा, पहली बात। 1 और 2 भी इसको सेटिस्फाई कराएगा, ये बात भी सही है। तो एफ ऑफ F1 भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा। अच्छा, एफ ऑफ 1 अगर मैं लिखूंगा तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये भी 0 होगा। एंड एफ ऑफ 2 तो 4 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। 2 पुट कराया तो यहाँ कितना है, 4 आया, प्लस का 2 अल्फा है, प्लस बीटा बराबर 0 है। अच्छा, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, मतलब एफ एक्स देखा है तो एफ एक्स हमारे पास क्वाड्रेटिक था। क्या था, ये क्वाड्रेटिक था, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा, नॉन जीरो है। तो भैया क्या रहा कि इस जो एफ एक्स बराबर 0 के मैं बोल सकता हूँ 2 रूट, एक रूट 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, दूसरा रूट 4 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये बोला जा सकता है। फिर इसके 2 रूट आएंगे, सही बात है, एकदम सही बात है। तो इस क्वाड्रेटिक के बारे में अगर हम बात करें तो भैया ये क्वाड्रेटिक हमारे पास में है क्या, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा बराबर 0, मतलब इसके 2 रूट आ रहे हैं ना। तो भैया यहां से आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं गुरुजी। क्या निकाल सकते हैं हम, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, पहली बार ऐसा मैंने लिखा है सॉर, SOR, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 4 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा
सम ऑफ रूट बराबर कितना आएगा माइनस अल्फा। चलो ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, कर लेते हैं। अल्फा टू अल्फा कितना आ गया 3 अल्फा आया, बीटा ओ हो हाँ बीटा और बीटा कितना आ जाएगा अपने पास में 2 बीटा आ जाएगा। ठीक बात है, ये अल्फा इधर भी तो आ रहा है, इधर भी ले आते हैं ना 4 अल्फा 4 अल्फा, तो यहाँ 4 अल्फा आया, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा आया और प्लस का 5 बराबर 0 आया। ये आई कंडीशन मेरे पास। ठीक है, अब पी ओ आर पॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसे अपना क्या बोला पॉर। ओके चलो बहुत हुआ इस तरह की नोटंकी। तो ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का 4 दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बीटा आ जाएगा ना। ठीक है, ये हमने ऐसा लिख दिया ना, इसको थोड़ा इस तरह से लिख दिया। अच्छा खास काम की बात समझो आप, यहाँ कितना लिखा हुआ है 4 अल्फा प्लस 2 बीटा लिखा हुआ है, 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। क्यों ना मैं एक काम करूं, यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ -5/2, और इसका वैल्यू अगर मैं -5/2 अगर पुट करूंगा तो ये 8 माइनस का 5 कितना बना 3 बना, तो 3/2 आया। मतलब काम की बात क्या रही 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और ये बना अपना 3/2 और दैट इक्वल्स टू कितना आया बीटा आया। क्यों, बात सही है, ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, एक ही बार में सिंप्लीफाई करते हैं। ये अपना बड़ा अच्छे से सॉल्व किया करो, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना एक ही बार में। पहले तो अल्फा बीटा की टर्म है ना, एक ही बार में अल्फा बीटा समझो। तो पहले तो क्या है 3 अल्फा आ रहा है, अल्फा की टर्म को एक साथ लिखा 3 अल्फा, 2 बीटा इधर भेज दिया हमने, 3 बीटा इधर लिखा है 2 बीटा इधर लिखा है, तो इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का बीटा आ जाएगा। तो 3 बीटा प्लस 2 बीटा तो कितना आ गया प्लस का बीटा आया, और प्लस का 3 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस का 3 बराबर 0, ये आ गया अल्टीमेटली। चलो ये आया, होप सो सब सही आना चाहिए ना। ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे क्या करना है बीटा निकालना है। वैसे तो अब आप क्या आगे सॉल्व कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी मैं सॉल्व करके बता ही देता हूँ ना। क्या करना चाहिए, इसको तो कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दूं 4 से मल्टीप्लाई, और एक ही लाइन में निकालते हैं। यहाँ से बना 6 अल्फा सॉरी 6 बीटा, ये तो कट ही है ना, सबट्रैक्ट कर दिया ना 6 बीटा, यहाँ से कितना बना 4 बीटा, तो 6 बीटा माइनस 4 बीटा तो कितना आया 2 बीटा। यहाँ से कितना बनेगा 15 और यहाँ से कितना बना 12 अब यहाँ से बना तो ये प्लस का 3 बराबर 0 आया। कहीं गलती की है क्या, बीटा बराबर कितना आ गया -3/2, बीटा बराबर -3/2 आ रहा है। तो -3/2 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 2 इंटू -3/2 f(0) बीटा आ रहा है, तो 3/2 यहाँ कहीं आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसका आंसर 3 आ रहा है। क्या आंसर दिया है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना, 3 आना है। हो गया वो तो हो गया होगा, कोई पता नहीं, सही आया, गजब 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 गजब, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। ओके बच्चों, आगे की बात करते हैं। 2 प्रॉब्लम और बची है ना। 8वीं जब नवी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट सॉल्व कर देता हूँ मेरे। अच्छा, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सोचना ना, दोनों प्रॉब्लम क्या भाई भाई हैं। चलो ऊपर ही लिख देते थे। अरे ये क्या हुआ, ऐसे Ctrl Z और थोड़ा सा मैं सेटिंग से करता हूँ। ये सब सीख लिया मैंने, सेटिंग वेटिंग करना ऐसे ना, पहले नहीं आता था, शुरू मजबूरी में किए थे, मजा आ रहा है ना। सुनो ध्यान से बात को। अच्छा, 9वां नंबर और 10वां नंबर के क्वेश्चन को समझो आप ना। 9वां नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ लो ध्यान से, देख लो समझ लो और बहुत ध्यान दे लो इस पर, है ना। दोनों क्वेश्चंस में क्या एक ही बात पूछा हुआ, नंबर ऑफ फंक्शंस। एक क्वेश्चन में आपको 2 बार एफ फंक्शन ऑफ फंक्शन दे रखा है, 2 बार कंपोजिट लगा रखा है। तीसरे में क्या कर रखा है, 3 बार कंपोजिट लगा रखा है, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स करके दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने, मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूँ। पहले मैं आपको 10वां क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फिर आपको 9वां क्वेश्चन। तो गुरुजी आप ऐसा कर रहे हो तो घुमा के क्यों दिया, मेरी मर्जी, ताकि आप वहां उलझे फिर यहाँ करें ना, ऐसे ही ना। चलो अब बात को समझते हैं ना। पहले क्वेश्चन नंबर 10वां, एक फंक्शन है जो ए से ए में डिफाइंड है। सेट ए के हमारे पास ये 5 एलिमेंट है, 10वां सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक बात है। अब समझो पॉइंट को, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एफ निकालना है, मतलब ए टू ए, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, शुरू से एंड तक देखेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स आ गया। समझ गए ना बात को? बड़े ध्यान से समझना, ये ए सेट है, ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस फंक्शन ऑफ फंक्शंस की बात समझते हैं ना, मतलब क्या है, यहां से अब देखो, जो आपने इनपुट डाला है ना, जो ये इनपुट में गया और एफ एक्स से जो फाइनली बाहर निकलता है, मतलब ये आउटपुट, मतलब जो इनपुट है वही आपका आउटपुट बनना चाहिए। कमाल की बात ये है, जो आपका इनपुट है वही आपका आउटपुट। आपने 1 डाला, 1 ही बाहर निकला, तो भैया ऐसा कब होगा, जब 1 पे आउटपुट 1 मिले और ये 1 वाली लाइन ऐसे ज्वाइन हो जाए तो मिलेगा। तो देखो कैसे, यहां से अगर मैं देखूं तो इस लाइन को मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो अब समझो एफ ऑफ 1 हमें निकालना है, इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 1 आ रहा है, इस पे 1 रखा तो ये आया, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 आया। ठीक, मतलब 2 अगर इनपुट में तो 2 यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब ऐसे सीधे सीधे कनेक्ट हो जाए। तो भैया क्या होगा, आउटपुट जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट में आ जाएगा, एक केस। मतलब ऐसा एक फंक्शन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा। एक और बात समझो, आप लोग हो बड़े होशियार, बड़े ही होशियार बच्चे हैं तो आपको पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। ठीक है, यहाँ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5, यहाँ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5, और यहाँ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5। अच्छा, आप ऐसे समझें कि क्या 1 इनपुट पे ना सेम टू सेम, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स का इनपुट बनाया, मतलब सेम टू सेम बोल दिया, मतलब 1 1 से कनेक्टेड हुआ, 2 2 से कनेक्टेड हुआ। तो क्या ऐसे ही केस हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो 1 यहाँ कनेक्ट हो जाए 2 पर और 2 1 पे कनेक्ट हो जाए। ठीक, मतलब 2 1 पे, तो मतलब इधर क्या है, 2 1 पे आया, 2 1 पे आया और 1 का कनेक्टेड है, 2 पे कनेक्टेड है। देखो, जो इनपुट में डाला, इनपुट में 1 डाला, आउटपुट में 1 निकला, बीच का भूल जाओ, जो इनपुट में डाला वही आउटपुट में निकला। ऐसा भी तो केस हो सकता है, बिल्कुल गुरुजी ऐसा हो सकता है। बाकी इन सबको सीधे सीधे जोड़ दिया, सीधे सीधे मतलब ऐसे जोड़ दिया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई बच्चों? अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो अब सवाल शुरू करते हैं यहां से। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ फंक्शंस की। किसकी? नंबर ऑफ फंक्शंस की। अब समझो बात को, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। संभावनाओं में केस 1, केस 1 का मतलब संभावना है ना, पॉसिबिलिटी, कि ऐसा हो सकता है कि भाई ये सारे फंक्शंस हैं सभी ऐसे ऐसे कनेक्टेड हो जाएं, पांचों की पांचों। तो ऐसे जब लिखेंगे तो नंबर ऑफ फंक्शन नॉफ कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा केस अगर होगा तो। दूसरा केस, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो अगर ऐसे अगर ग्राफ जुड़े हुए हैं, ग्राफ जुड़े हुए हैं, क्या बोला मैंने, मतलब अगर फंक्शन ऐसे जुड़े हुए हैं, लिख लेते बताते हैं। मान लो अगर 2 ऐसे डिफरेंट कनेक्शन ले रहे हैं, इस तरह के डिफरेंट कनेक्शन, ठीक है, और 3 अपने सेम सेम गए। ये तो अपने एक एग्जांपल, ये एक वन ऑफ द फंक्शंस था। अब क्या है कि 2 डिफरेंट कनेक्शन लें और 3 सेम कनेक्शन लें, ठीक है, सेम कनेक्शन, आप इस तरह के कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, अब ऐसे नंबर ऑफ सच फंक्शंस कितने होंगे, भाई 1 और 2 के साथ ऐसी घटना घट सकती है, 2 और 3 के साथ में भी ऐसी घटना घट सकती है, 3 और 4 के साथ में भी ऐसी घटना घट सकती है। पहला काम तो क्या किया, 5 में से लिया हमने 2 का सिलेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 1 और 2 आ गए, इनको जब ऐसे कनेक्ट कराया है तो यहाँ से हम कनेक्ट करने के तरीके कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ये 1 और 2 का हिसाब हुआ। इसके बाद इनको सब एक ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक तरीके से आया। और जब ऐसे हमने सबको कनेक्ट कर दिया तो ये पूरा की पूरा क्या बन गया, नंबर ऑफ फंक्शंस बन गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ फंक्शंस आया। तो ये कितना आ जाएगा, 5c2 कितना हो जाएगा, 5 4 upon 1 20 upon 2, तो 10 20 आ गया, आया 20, हाँ सही है।
अब क्या है कि दो डिफरेंट कनेक्शन थे। अब एक और संभावना क्या हो सकती है कि तीन डिफरेंट हो जाए। क्या बोला मैंने गुरुजी, तीन डिफरेंट हो जाए? क्या बात है, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं ना। मतलब दो अलग आपस में डिफरेंट कनेक्टेड हो और थ्री और फोर आपस में अलग डिफरेंट कनेक्टेड हो। ये घटना भी तो चल सकती है, ये इससे कनेक्टेड हो, ये आउटपुट यहाँ निकला, तो वन टू से टू वन से कनेक्टेड हो रहा है, तो टू वन से कनेक्ट हो जाए और वन टू से कनेक्टेड हो रहा है, ये एक घटना। ऐसी एक घटना यहाँ घटा दें और ये अपना सेम टू सेम चला जाए। तो अगर इस तरह की अगर समस्या, इस तरह का अगर अरेंजमेंट चलेगा, मतलब अरेंजमेंट मतलब इस तरह का कनेक्शन होगा, तब नंबर ऑफ फंक्शंस, तो एन हम बड़े अच्छे से लिखेंगे, ओ भी बड़े अच्छे से, और एफ ये सब लिखने में मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, जैसे आपने देखा राइटिंग में खराबी आ जाती है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्योंकि यहाँ मेरा आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा ना, जो फिर दिखाई नहीं दे पाएगा आप लोगों को। चलो काम की बात, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या करते हैं, दो दो के ऐसे हमारे पास ये रखने, तो ये हमारे पास में आ गया, ये हमारे पास में आया, तो मैंने क्या किया पहले पांच में से चार का सिलेक्शन कर लूँ, पांच में से चार का सिलेक्शन कर लिया, ये चार सिलेक्शन हो गए। अब क्या किया, इन चारों में से हमने क्या किया, इनके दो दो के ग्रुप बनाते हैं। पांच में से कोई चार सेलेक्ट हुए, ये चार आ गए, चार में से मैं क्या दो दो के ग्रुप बनाता हूँ। कितने सारे ग्रुप बनेंगे हमारे पास में, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और सेम ग्रुप आ रहा है तो इसके वजह से 2 फैक्टोरियल आया। ये चार ले लिया, इन चार को दो दो ग्रुप में डिवाइड किया, कोई जरूरी नहीं वन और टू, वन और थ्री भी हो सकते हैं, थ्री और फोर, टू और फोर भी तो हो सकते थे ना। ऐसे हमने क्या किया, पांच में से चार का सिलेक्शन किया, दो दो ग्रुप बनाए। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप का जो कनेक्शन है वो इसके तरीके से दो आएंगे, ये दो तरीके से कनेक्शन हो सकता है, एक दूसरे ग्रुप वाले कनेक्शन दो तरीके से कनेक्शन हो सकता है, ये आया, ये टोटल नंबर ऑफ जो कनेक्शन आए। अब एक यहाँ से कनेक्शन हो गया तो ये क्या हुआ, अब सबके कनेक्शन होने के तरीके आ गए। अब सबके कनेक्शन होने के तरीके आ गए तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए तो हमारे पास अभी कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 24/2 लिखा है तो 12 लिखा हुआ है ना। 5c4 को मैं क्या लिख दूंगा, 5c1, तो ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कुछ गलती करी है क्या हमने, पांच में से चार का सिलेक्शन कर लिया, 4 फैक्टोरियल यहाँ से आ गया, 24/2 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पांच में से चार का सिलेक्शन किया तो 5c1 आया है ना। ठीक है, कितना आ रहा है, बरपंजे 60 यहाँ से आया, 60 फंक्शन तो ये आ रहा है, 80 20 ये हो गया, एक फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है, 81 फंक्शन आ रहे हैं। सही है बात है ना, कहीं कोई गलती नहीं है, चेक करते हैं आंसर, 81 ही आंसर दिया है ना, कोई केस वगैरह तो मिस नहीं कर रहे। 81 नहीं, 10वें का आंसर गलत है, 26 आ रहा है, कहीं कुछ घटा बढ़ा दिया हमने, रुको समझते हैं। अच्छा यहाँ भी सही ना, कहीं गलती हुई है ना, रुको, पांच में से हमने दो का सिलेक्शन कर लिया, दो का सिलेक्शन आ गया तो 5c2 तरीके से आगे, ऐसे करस्पॉन्डिंग इनका जो कनेक्शन होगा तो 1 2 से कनेक्टेड हो जाएगा, 2 1 से कनेक्टेड हो गया, 2 1 से हो गया, 1 2 से कनेक्टेड हो गया। ये तो एक ही आया ना, ये इंटू टू क्यों कर रहे हैं, ये इंटू वन, ये एक कनेक्शन है, एक पर्टिकुलर कनेक्शन, यहाँ से एक आया तो यहाँ 10 आएगा। सिमिलरली ये गलती यहीं हो रही है ना, ये भी गलती यहाँ कर रहे हैं ना, एक ये जो कनेक्शन है तो ये एक कनेक्शन हुआ, ये कोई नए कनेक्शन नहीं है, यहाँ से वन आएगा ना, यहाँ भी वन आएगा और यहाँ भी वन आएगा। ऐसी गलती मैंने, क्योंकि मुझे दूसरे वाले सवाल के बारे में ध्यान था ना, तो इस तरह का, तो वहां कुछ इस तरह का हो रहा होता था, इसलिए दिमाग में ये सब रहा। चलो ये सब हटाते हैं। ओके, 5c4 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, तो यहाँ 24/8 लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 15 यहाँ से आ गया, तो 15 ये आया, 10 ये आया और एक ये आया, तो 15 10 25 और एक 26, तो 26 आंसर आएगा। समझ गए बच्चों, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ रहे हैं, 26 आए। क्लियर है ना, जो बच्चों ने थोड़ा बहुत देखा हुआ तो वो लास्ट में समझ जाएंगे कि गड़बड़ हो रहा था ना, तो वो अब सीख जाएंगे, और जिन्होंने थोड़ा सा देख के छोड़ दिया हुआ तो गलती कर जाएंगे ना। ओके, ये तो हुआ हमारे पास में ये क्वेश्चन। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन को, उसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ ना, अब सॉल्व भी कर देते हैं, उसका पूरा आंसर ही निकालते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन को समझो, 9th
सेट ए में कितने, सेट फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, सेट ए में 7 एलिमेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ सच फंक्शन की एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सच फंक्शंस कितने होंगे ये बताइए, तो बताते हैं। तो एक काम करते हैं, जगह बना लेते हैं यहीं पर ही, और इसको तो कर देते हैं साइड, इसको हम सीख चुके, इसको करते हैं गायब, है ना। अब समझो बात को, अब फंक्शन ऑफ फंक्शन चाहिए, तो मतलब ये एफ आया यहाँ से, ये एफ ऑफ एफ एक्स आया, और ये हमारे पास कुछ ऐसे आया, यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स, यहाँ एफ, है ना, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये एफ ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, सभी में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखो, इतना बड़ा बनाने की हमें जरूरत नहीं है, अब एक से समझो आप बात को, जो पहला भी अब आप फटाफट करने लगोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां से फंक्शन एफ। ठीक है, अब समझते हैं पॉइंट, है ना। नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने, इसमें देखो सेम खास बात है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। ठीक है, मतलब आपने 1 डाला, मतलब एक तो क्या सिमिलर ना, सेम टू सेम वाला कनेक्शन चलेगा, एक तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखो, ये इसका इनपुट है तो ये इसका आउटपुट बना, और ये इसका आउटपुट फिर इसके इनपुट में जाएगा, मतलब 3 बार ऐसा चल रहा है, 3 बार ऐसा चल रहा है, तो हमारे पास में क्या क्या केस बन सकता है, एक केस समझो। अब देखो ऐसा हो सकता है 1 2 3 लिया, यहाँ पे 1 2 3 लिया, 1 को आपने 3 से कनेक्ट किया, ठीक बात है। ठीक है, तो 1 का 3 से, 3 का आपने क्या किया, फिर 2 से कनेक्शन किया, और 2 का आपने 1 से कनेक्शन किया। ठीक, मतलब अगर मैं बात समझाऊं कि अगर आप यहां से समझें, 1 को मैंने 3 से कनेक्ट किया, मैं डिफरेंट डायग्राम बनाता हूं ना, डिटेल से समझाते हैं ना। यहाँ डायग्राम बना, यहाँ डायग्राम बना, यहाँ भी डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ पर भी, और यहाँ अपना 1 2 3 4 5 इनको लिख देते हैं। अभी सिर्फ इतने पे ही फोकस करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट, 3 लेके चलते हैं ना। अब देखो कैसे मुझे आउटपुट सेम दिखाना है ना। मान लो ये तो हुई है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने 1 को 3 से कनेक्ट किया, 3 हमारे पास किससे कनेक्ट हो जाए, 1 को 3 से, मतलब 1 किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, 1 को 1 वाला केस तो हमने ले लिया, 1 2 और 3 से कनेक्ट हो सकता था, 1 को मैंने 3 से कनेक्ट कराया। अब 3 का मैंने क्या किया, 3 से कनेक्शन तो ले नहीं रहे ना, क्योंकि सेम टू सेम वाला हटाते ना। 3 का मैंने 2 से कनेक्शन कराया, और 2 का 1 से कनेक्शन कराया। ठीक है ना, एक कनेक्शन ये रहा, ऐसा हो सकता है, या फिर है ना दूसरा अगर समझें, 2 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 या 3 किसी से कनेक्ट हो सकता था, एक है ना। थ्री किससे कनेक्ट हो गया, 2 से ना। ठीक है, अब देखो 2 की अगर बात की जाए तो 2 को मैंने क्या किया, 1 से कनेक्ट कराया, और 1 को मैंने क्या किया, अब यहां कनेक्ट कराते हैं, 2 का 1 से कनेक्शन हो गया ना, तो ठीक है, फंक्शन ही लिखा हुआ है तो 2 का 1 से कनेक्शन यहां भी हो गया। ठीक, 1 का 3 से कनेक्शन हुआ, नहीं इसको हटाते हैं एक सेकेंड, अपने कंपोजिट देख रहे हैं। 1 का 2 का ऐसे 1 से कनेक्शन लिया, 1 का हमने 3 से कनेक्शन ले लेते हैं, और 3 का ऐसे 2 से कनेक्शन ले लेते हैं। ऐसे बना हमारे पास एक केस, ये फंक्शंस बना ना। अब क्या हुआ, 3 का 2 से कनेक्शन किया, 2 का 1 से किया, 3 2 से कनेक्ट हो रहा है, 2 1 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो 2 1 से कनेक्ट हो रहा है, 3 2 से कनेक्ट हो रहा था, और 1 हमारे पास किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास एक केस तो ये बना, ऐसे इनके कनेक्शंस का ना। ऐसे सिमिलरली आप सॉल्व करोगे तो एक और केस आएगा, 2 केस आएंगे सिर्फ। कैसे, जब 1 को आप 3 से कनेक्ट कर रहे थे ना, तो 2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, 1 को आप 2 से भी कनेक्ट कर सकते थे, उससे करस्पॉन्डिंग जब आगे चलाएंगे तो एक और चेन बनेगी। तो मतलब ये जो हमने कॉम्बिनेशंस लिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिर्फ 2 कनेक्शंस आए,
दो कनेक्शंस आए तो दो इस तरह के हम कनेक्शंस कर सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ फंक्शंस बाद में निकालते हैं, पहले हम नंबर ऑफ कनेक्शंस निकालते हैं। अब क्या रहेगा, ये सीधे सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझो बात को बहुत ध्यान से। अब हम नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते हैं, कंप्लीट आंसर तक निकालते हैं। तो केस 1 मैं यही सॉल्व करता हूं, केस 2 एक की लाइन में, और केस 3 तीन केस या 4 केस क्या आएंगे, जो भी कुछ आएंगे आएंगे। पहला तो क्या है, सेम टू सेम, सेम टू सेम मतलब जो 1 1 गया 2 2 गया, ऐसे सेम टू सेम बन रहा है। ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 का इनपुट आउटपुट चल रहे थे ना, तो 3 3 बार ऐसे बदलना रहेगा ना, मतलब 3 3 के जोड़ों पर। तो मैंने क्या किया, 3 डिफरेंट मतलब इस तरह का सिनारियो, प्लस 4 सेम। 4 सेम का सिनारियो मतलब इस तरह का सिनारियो, जो सीधी सीधी लाइन चलेगी ना, इस तरह का। अब देखो हमने क्या किया, 5 में से 5 6 7 थे, 7 में से हमने कोई भी 3 लिए, या कोई भी 3 आ सकते हैं, 1 2 3 आ गया, या कोई से भी 3 आ गए ना, 1 2 5 आ गया, 1 5 7 आ गया है ना, ऐसा कुछ आ गया। 3 हमने यहाँ ले लिया। ओके, ये 3 आए, मान के चलो 1 2 3 आया। इनको जब कनेक्शन कराएंगे तो इसी वजह से कितने सारे कनेक्शन आएंगे, 2 कनेक्शन आएंगे ना, इंटू 2 कर दिया, ऐसा कुछ हुआ। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये इनके कनेक्शंस पॉसिबल हो गए, और इनको कनेक्ट करने के तरीके कितना है, 1 तरीका है। तो ये क्या हुआ, आपस में कनेक्ट करने के तरीके बने। तो इतने जितने तरीके से कनेक्ट होगा उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, एक और केस 3, एक और हो सकता है कि भाई 3 डिफरेंट हो, अगले 3 डिफरेंट हो, तो 3 डिफरेंट और प्लस 3 डिफरेंट और प्लस 1 ये आ जाए। अगेन वही सेम लॉजिक, 7 में से पहले क्या किया हमने, किन्हीं 6 का सिलेक्शन किया, किन्हीं 6 का, तो कोई 6 आ गए। अब इन 6 को मैंने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, 3 फैक्टोरियल 3 3 के ग्रुप में ना, 3 3 के ग्रुप में, 3 ऑब्जेक्ट इसमें 3 ऑब्जेक्ट इसमें, और 2 फैक्टोरियल यहाँ कहीं आया। ठीक है, ऐसा कुछ आया। जो गलती मैं पहले कर रहा था ना, वो यहाँ इसकी वजह से हो गई थी, क्योंकि माइंड में तो सब चल ही रहा था ना। 6 6 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, अब काम की बात क्या है कि इस कनेक्शन की वजह से 2 डिफरेंट कनेक्शन जनरेट होंगे। इस कनेक्शन की वजह से अगले अगले जो 3 लोग हैं आप, उसकी वजह से 2 नए डिफरेंट कनेक्शन जनरेट होंगे, मतलब मल्टीप्लाई होकर इतने सारे नए कनेक्शंस आ जाएंगे। और एक 7 वाला 7 से कनेक्ट हो गया मान लो, इस तरह से। तो ये हमारे पास जो बना, एक टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट कनेक्शंस आए, और हर कनेक्शन अपने आप में एक नंबर ऑफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये अपने पास फाइनल आंसर है ना। सॉल्व करते हैं, पूरा कैलकुलेट ही करेंगे इसको तो ना। 7C3, तो 7C3 को अपना कितना लिख देंगे, 7 6 5 यहाँ लिखा, 1 2 3 यहाँ लिखा, 3 और 2 5 और 6, तो यहाँ से आ गया 35, यहाँ से कहीं आ गया। ओके, यहाँ से समझते हैं। 7C6 को तो मैं 7 लिख लूंगा। ओके, 2 फैक्टोरियल से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ से बनेगा अपना 6 5 4, एक 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल को मैं 6 लिख दूंगा, और 6 और एक 2 अपना यहाँ लिखा हुआ है, 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बना, 20 बना, 20 तो मैं 40 बना, 40 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 280 बना। ठीक है, अब 280 और प्लस 1 सबको जोड़ना है, तो एक काम करते हैं, 280 प्लस 35 प्लस 1, 5 और 1 6, 8 और 3 1 11, यहाँ आया 2 और 1 3, 316। कुछ गलती कर दी क्या, फिर से गलती हो गई क्या, कहाँ ध्यान दे रहे हैं, 351। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। 7 6 5 यहाँ लिखा, यहाँ 1 2 3 लिखा, ठीक बात है। 3 फैक्टोरियल यहाँ से किया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 1 है ना, ये भी सही है। 7C6 को 7 लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 5 4, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, सही बात है। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा,
20 यहाँ से आया, 20 से 40 आ जाएगा, और 280 यहाँ कहीं आ गया, सही बात हुई। 280 में हमने क्या किया, कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, क्या गलती कर रहा हूँ। 7 में से हमने 6 का सिलेक्शन कर लिया, तो 6 हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएंगे, ठीक है। अब इन 6 को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, तो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, 3 के ग्रुप हो गए, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ से आए। इस ग्रुप की वजह से 2 नए कनेक्शन जनरेट होंगे, इसकी वजह से भी 2 नए कनेक्शन, तो 2 इंटू 4 करके यहाँ आ जाएगा, इंटू 1, 7C6, तो 7C1 यहाँ से आया था, ठीक है। 6 5 4, ठीक है, 6 2 80, 7C3, इसमें तो कहीं कोई गलती नहीं करी, 7 में से किन्हीं 3 का सिलेक्शन किया, C3, इसकी वजह से 2 है, इंटू 1 कर दिया, तो सही है, 35 आएगा। अरे बच्चों क्या गलती हो रही है, 7C, देखो यहाँ गलती हुई थी, इंटू 2 भी तो रह जा रहा है ना, इंटू 2 जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आएगा, यहाँ 70 करना रहेगा ना, ये गलती हो रही थी ना, पकड़ में ही नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ आया ना। 0 0 यहाँ लिखा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आंसर मैच करना चाहिए, 1 यहाँ से आ जाएगा, 8 7 14 15 यहाँ से आया, 5 का और 2 और 1 3, 351 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात समझ में आ गई ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया लास्ट में, बड़ी भयंकर हो गई मतलब। तो ऐसे ध्यान रखना रहता है आप लोगों को, तो एग्जाम में ध्यान रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। मेरी साइड से मुझे तो एग्जाम देना नहीं होता है ना, बट आप लोगों को बड़ा केयरफुल रहना है। जैसे मैंने बड़ी गलती करी है ना, बहुत बड़ी गलती हुई है ना। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी, इस डीपीपी के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं गई होगी। बहुत ही बढ़िया शानदार डीपीपी है, इसमें आपने बहुत सारी बातें सीखी, और ऐसे ही आप बहुत सारी बातें सीखते जाओगे ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।